नमस्कार। मैं डॉक्टर सतीश कुमार मीना, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय बावनवास। इस व्याख्यानों की श्रृंखला में मैं आपका स्वागत करता हूं। हम पिछले व्याख्यानों में जैसे पाश्चात्य राजनीतिक विचारक हॉब्स के बारे में चर्चा की थी। पिछले व्याख्यानों में जैसा कि हमने हॉब्स के वैज्ञानिक भौतिकवाद, मानव की प्रकृति संबंधी, प्राकृतिक अवस्था संबंधी, सामाजिक समझौता संबंधी विचारों के बारे में बिंदुवार चर्चा की। इस व्याख्यान के अंतर्गत हम हॉब्स के व्यक्तिवाद के बारे में चर्चा करेंगे और महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकालेंगे। जैसा कि पिछले व्याख्यानों में हमने पढ़ा कि हॉब्स ने मानव की प्रकृति और सामाजिक समझौते संबंधी जो विचार थे, हॉब्स ने सर्वप्रथम मानव की प्रकृति के बारे में बताया, फिर मानव की प्रकृति के अनुसार उस प्राकृतिक अवस्था का चित्रण किया और उस प्राकृतिक अवस्था से छुटकारा पाने के लिए या उसकी कमियों को दूर करने के लिए या उसमें जो अव्यवस्थाएं थी उनको व्यवस्थित करने के लिए सामाजिक समझौते के माध्यम से एक सुव्यवस्थित या उन कमियों को दूर करके एक सशक्त राज्य की या शासन व्यवस्था की स्थापना की बात कही। इन समस्त विचारों में उनका जो व्यक्ति के प्रति जो दृष्टिकोण है या व्यक्तिवाद है वो झलक के आता है नहीं, इसके बारे में हम आज इस व्याख्यान के अंतर्गत चर्चा करेंगे। हॉब्स के व्यक्तिवाद के बारे में चर्चा करने से पहले हमें जानेंगे कि व्यक्तिवाद क्या है। व्यक्तिवाद वह सिद्धांत है जिसके अनुसार व्यक्ति अपने हितों का सर्वोत्तम निर्णायक है और उसकी सिद्धि करते समय वह दूसरों के हित साधन से भी योग देता है। अतः राज्य या अन्य कोई भी संस्था व्यक्ति के लिए है, व्यक्ति स्वयं राज्य व अन्य किसी संस्था के लिए है। इन व्यक्तिवाद की परिभाषा या इस अर्थ को ध्यान में रखते हुए क्या हॉब्स के चिंतन में व्यक्तिवाद झलकता है, क्या हॉब्स व्यक्तिवादी है, इन्हीं तथ्यों के बारे में अध्ययन करेंगे। हॉब्स के बारे में कुछ महत्वपूर्ण विद्वानों ने कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां कही हैं। उन कथनों को पढ़ने के बाद, जानने के बाद हम निष्कर्ष निकालेंगे कि क्या वो कथन वास्तव में हॉब्स के विचारों में सार्थक सिद्ध होते हैं। जैसा कि हरमन का कथन है कि यद्यपि हॉब्स उन प्रतिबंधों को स्वीकार करता है जिन्हें संप्रभु व्यक्ति पर आरोपित कर सकता है, यद्यपि उसके सिद्धांत में व्यक्तिवाद के शक्तिशाली तत्व मौजूद हैं। इसी प्रकार सेवाइन कहते हैं कि लॉक का पूर्वगामी होने के चलते हॉब्स को पहला दार्शनिक माना जाता है जिसके दर्शन में व्यक्तिवाद का आधुनिक तत्व मिलता है। इसी प्रकार वेफर के शब्दों में सबसे बड़ी निरपेक्षवादी के रूप में प्राय चित्रित हॉब्स राजनीतिक चिंतन के इतिहास में शायद सबसे बड़ा व्यक्तिवादी है। इन समस्त कथनों का अध्ययन करने के बाद हम पाते हैं कि संप्रभु की असीम और निरपेक्ष शक्ति के सिद्धांत से जुड़े हुए हॉब्स ने वस्तुतः शासक को निरपेक्ष और सर्वशक्ति को प्रधानता नहीं दी। उसका शक्ति सिद्धांत जैसा कि प्रोफेसर सेवाइन कहते हैं कि व्यक्तिवाद का अनिवार्य पूरक है। इस संबंध में निम्न कथन उल्लेखनीय है क्या हॉब्स व्यक्तिवादी है या नहीं है। हॉब्स के संपूर्ण दर्शन में व्यक्तिवाद की व्यक्ति, इस बिंदु के माध्यम से हम चर्चा करेंगे कि क्या हॉब्स का संपूर्ण जो दर्शन है उसमें व्यक्तिवाद की झलक मिलती है। व्यक्तिवाद मनुष्य की सामूहिक जीवन और सामाजिक कल्याण के विरुद्ध प्रत्येक मनुष्य को पृथक पृथक इकाई के रूप में देखते हुए हर व्यक्ति की इच्छा और स्वतंत्रता पर जोर देता है। जब हम हॉब्स के राजनीतिक दर्शन पर दृष्टि डालते हैं तो पाते हैं कि उसकी संपूर्ण दर्शन पर व्यक्तिवाद की छाप है। हॉब्स ने अपना दर्शन उस प्राकृतिक अवस्था से प्रारंभ किया है जिसमें व्यक्ति पृथक पृथक रहते थे। हॉब्स के समझौते में व्यक्ति प्रधान है, प्रत्येक व्यक्ति ने व्यक्ति के साथ समझौता किया। हॉब्स ने संप्रभु को समझौते में शामिल न करके अपने व्यक्तिवाद का समर्थन किया। हॉब्स के सभी सिद्धांतों में इस प्रकार देखते हैं हम कि व्यक्तिवाद की झलक मिलती है। इसी प्रकार दूसरे बिंदु में हम जानेंगे कि समाज और राज्य व्यक्तिगत उद्देश्य के साधन है। जैसा कि हॉब्स बताता है कि समाज और राज्य का प्रमुख जो उद्देश्य है
वो केवल और केवल क्या है, व्यक्तिगत साधन के रूप में इनको स्पष्ट किया है हॉब्स ने। व्यक्तिवादी हॉब्स ने समाज और राज्य को व्यक्तिगत उद्देश्य का साधन माना है। उसके दर्शन का उद्देश्य व्यक्ति है, न कि समाज या राज्य। राज्य और उसके कानून तभी तक औचित्य रखते हैं जब तक वो व्यक्तियों की सुरक्षा प्रदान करते हैं, जैसा कि हॉब्स बताता है। सेवान ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि हॉब्स के दर्शन में सामाजिक कल्याण पूर्णतः गायब हो जाती है तथा इसके स्थान पर पृथक पृथक स्वार्थों के कुलयोग की स्थापना होती है। वहीं प्रत्यक्ष व्यक्तिवाद हॉब्स के दर्शन को इस युग की सर्वाधिक क्रांतिकारी सिद्धांत बना देता है। तीसरा जो बिंदु है वो देखते हैं हॉब्स के चिंतन में कि सुरक्षा के लिए व्यक्तियों को क्रांति का अधिकार। ये महत्वपूर्ण जो अधिकार है कि एक सर्वसत्तावादी निरंकुश सत्ता का समर्थन करते हुए भी हॉब्स ने व्यक्तियों को क्रांति करने का अधिकार दिया है। हॉब्स का राजनीतिक दर्शन व्यक्तियों को अपने जीवन की सुरक्षा के लिए संप्रभु के विरुद्ध क्रांति का अधिकार प्रदान करता है। हॉब्स का संप्रभु तभी तक वैध है जब तक वह राज्य के व्यक्तियों की सुरक्षा देता है। संप्रभु किसी व्यक्ति को आदेश नहीं दे सकता कि वह अपने जीवन का अंत कर ले। उसने सुरक्षा के हित में क्रांति का अधिकार देकर अपने व्यक्तिवादी विचार का प्रतिपादन किया। यह व्यक्तिवाद की सबसे महत्वपूर्ण झलक है। हॉब्स ने कहा है कि अगर राज्य व्यक्ति के जीवन की सुरक्षा नहीं कर पाता और व्यक्ति की सुरक्षा या जीवन के अंत करने से संबंधित कोई आदेश देता है तो व्यक्ति को उस राज्य की आदेश की पालना करने की आवश्यकता नहीं है। उसका विरोध करने का अधिकार व्यक्ति के पास है। यहाँ तक ही राज्य सर्वशक्तिमान या निरंकुश है, यहाँ तक वो व्यक्ति के जान की या जीवन की रक्षा कर पाता है। अगर वो जीवन की रक्षा करने में असमर्थ है तो राज्य की सर्वोच्चता खत्म हो जाती है और व्यक्ति अपने जीवन की रक्षा करने के लिए स्वतंत्र है। हॉब्स उदारवादी या प्रजातंत्रवादी नहीं बल्कि व्यक्तिवादी है। हॉब्स के दर्शन में व्यक्तिवाद की व्यक्ति देखते हुए उसे उदारवाद या लोकतंत्र का समर्थन मान लेना ठीक नहीं है। जैसा कि वेपर कहते हैं कि हॉब्स उदारवादी या लोकतंत्रवादी नहीं बल्कि एक व्यक्तिवादी था, जिसका कारण यह भी नहीं कि वह व्यक्ति की पवित्रता में विश्वास करता हो, बल्कि यह भी है कि वह संसार को व्यक्तियों से बना हुआ और हमेशा व्यक्तियों से ही बना रहने वाला मानता है। हॉब्स मानता है कि उसके भौतिकवादी सिद्धांत के अनुसार कि प्रत्येक अणु के समान जो क्रियाशील रहता है उसी प्रकार व्यक्ति अणुओं का एक समूह है, और चूंकि प्रत्येक अणु क्रियाशील है तो अणुओं का समूह भी क्रियाशील रहेगा और उन क्रियाशील अणुओं के समूह के द्वारा बने हुए मनुष्य ही मिलकर एक समाज बनाते हैं। तो प्रत्येक समाज की इकाई मनुष्य है, न कि कोई समूह है, और इसी आधार पर उनको उदारवादी या प्रजातंत्र नहीं बल्कि व्यक्तिवादी कहा जा सकता है। व्यक्ति के इर्द गिर्द ही सारा सिस्टम घूमता है। व्यक्ति के हित के लिए, व्यक्ति की सुरक्षा के लिए, व्यक्ति को सुव्यवस्थित बनाने के लिए ही उसने संपूर्ण राज दर्शन का निर्माण किया था। राज्य केवल संप्रभु और व्यक्ति, राज्य में केवल संप्रभु और व्यक्ति। हॉब्स का व्यक्तिवाद इस बात से सिद्ध होता है कि उसके राज्य में संप्रभु और व्यक्तियों के अतिरिक्त किसी अन्य सत्ता को स्वीकृति नहीं मिलती। ये महत्वपूर्ण विचार है कि वो या तो संप्रभु को स्वीकार करता है या व्यक्ति की उपस्थिति दर्ज कराता है और इन्हीं के संबंधों के आधार पर समस्त अपना राजनीतिक दर्शन की रचना करता है। उसके राज्य में संप्रभु और व्यक्तियों के अतिरिक्त किसी भी अन्य सत्ता की स्वीकृति नहीं मिलती। व्यक्ति अलग अलग अपनी इच्छाओं से प्रेरित होते हैं, जिन्हें शासन और नियंत्रण में मानने वाली शक्ति संप्रभु है, जो स्वयं एक व्यक्ति है। मतलब राज्य व्यक्ति की अपनी अलग अलग इच्छाएं हो सकती हैं, अपनी अलग अलग आवश्यकताएं होती है, अपनी अलग अलग बातें हो सकती है। उन अलग अलग बातों को कंट्रोल करने के लिए एक दूसरे पर अत्याचार नहीं कर सकते। वो एक दूसरे पर अव्यवस्था जो हो रही है, मत्स्य न्याय की स्थिति है, उससे छुटकारा पाने के लिए एक संप्रभु शक्ति का निर्माण करता है, और वो भी एक व्यक्ति होता है। वो व्यक्ति को इसलिए संप्रभु बनाया जाता है, इसलिए सत्ता में लाया जाता है कि वो उन समस्त विभिन्न इच्छाओं रखने वाले व्यक्तियों को नियंत्रित कर सके, कंट्रोल कर सके, उन पर उनको व्यवस्थित कर सके। आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप की नीति का समर्थन किया उसने। आधुनिक युग के व्यक्तिवादियों ने आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप की नीति का समर्थन किया है।
इस व्यक्तिवादी नीति की कसौटी पर हॉब्स का राजनीतिक दर्शन खरा उतरा है। हॉब्स ने स्पष्ट कहा है कि उसके राज्य में व्यक्तियों को खरीदने, बेचने, आर्थिक संविदा करने और निवास स्थान, भोजन, जीवन का व्यवसाय चुनने का अधिकार रहेगा। उसने आर्थिक क्षेत्र में अहस्तक्षेप नीति का विचार दिया है, जो आधुनिक व्यक्तिवादियों के से पूर्णतः मेल खाती है। आधुनिक व्यक्तिवादी जो व्यक्तिवाद टिका है, जो पूंजीवाद जिस पे पनपा है, उदारवाद में जो व्यक्तिवादी तत्व थे, उन्हीं के आधार पर ये समस्त पूंजीवाद का निर्माण हुआ है। वो मानते हैं कि राज्य को हस्तक्षेप की नीति का अनुसरण करना चाहिए, व्यक्ति को यहाँ तक स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए जहाँ तक वो दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करे। उसको व्यवसाय चुनने की, उसको आवास चुनने की, उसको अपना भोजन चुनने की, उसको अपना जीवन जीने की स्वतंत्रता है। जब तक वो दूसरे के कार्यों में, व्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं करें, जब तक व्यक्ति स्वतंत्र है। राज्य को जब तक उसके किसी भी मामले में, इन मामलों में, आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। और हॉब्स भी इसी बात का पुरजोर समर्थन करता है। तो वो एक व्यक्तिवाद का समर्थक कहला सकता है। व्यक्तियों की स्वतंत्रता, हॉब्स के दर्शन को यथार्थ न समझने वाले कुछ लोग उसे निरंकुशतावादी, तानाशाही का समर्थक कहते हैं, परंतु हॉब्स पर ऐसे आरोप लगाना उचित नहीं है। उसने व्यक्तियों की मूलभूत स्वतंत्रताओं को संप्रभु से अछूता रखा है। उसके अनुसार राज्य का व्यक्ति संप्रभु के उस आदेश का उल्लंघन करने के लिए स्वतंत्र होगा जिसमें वह स्वयं के जीवन का अंत करते हैं, अथवा जीवन को कायम रखने वाली वस्तुओं का प्रयोग न करने को उससे कहा गया हो। दूसरी बात यह है कि हॉब्स के राज्य में जहाँ कानून मौन हो, वहाँ व्यक्ति खुले रूप से अपनी स्वतंत्रता का उपयोग करता है। तीसरा, संप्रभु किसी कायर व्यक्ति को युद्ध के क्षेत्र में जाने का आदेश नहीं दे सकता। साथ ही वह उस व्यक्ति को युद्ध क्षेत्र में जाने के लिए बाध्य नहीं कर सकता जो किसी कारण से अपने बदले किसी दूसरे को भेज रहा हो। साथ ही हॉब्स ने अपने राज्य के सभी व्यक्तियों को खरीदने, बेचने, संविदा करने में स्वतंत्रता प्रदान की है। सभी व्यक्ति अपने बच्चों को शिक्षित करने के क्षेत्र में भी स्वतंत्र बताए गए हैं। उसने संप्रभु व्यक्तिगत विश्वासों की जांच पड़ताल का अधिकार नहीं दिया है। इन समस्त वासों से स्पष्ट होता है कि जब हम हॉब्स के सिद्धांत को गहराई से पढ़ते हैं तो ये निष्कर्ष निकलता है कि वो निरंकुशवाद का समर्थन नहीं होगे। जो समस्त निरंकुशशाह और तानाशाह का जो ताना बाना बना है, वो केवल और केवल व्यक्ति की स्वतंत्रता के रक्षा के लिए, व्यक्ति की जीवन की रक्षा के लिए, व्यक्ति को सुव्यवस्थित बनाने के लिए उसने ये निरंकुशता का ताना बाना बुना है। क्योंकि वो अपने व्यक्तिगत अनुभव से उसने भुगता कि यहाँ ढीली शासन व्यवस्थाएं थी, लूज जो कानून व्यवस्थाएं थी, लिबरल जो कानून थे, उनके कारण आपस में व्यक्ति लड़ रहे थे। और आपस में लड़ने के कारण, किसी कठोर शासन व्यवस्था के नहीं होने के कारण व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर रहा था। तो उन स्वतंत्रताओं का, उन मत्स्य न्याय की स्थिति से छुटकारा पाने के लिए उसने निरंकुश शासन का जरूर समर्थन किया, लेकिन उसका उद्देश्य एक और एकमात्र था, व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करना। और उस स्वतंत्र निरंकुश संप्रभु को भी व्यक्ति के जीवन की रक्षा, उसकी स्वतंत्रता की रक्षा का प्रतिबंध उसने लगाया। तो हम कह सकते हैं कि वो व्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रबल समर्थक था। ऊपर की समस्त चर्चा से यह सिद्ध होता है कि असीमित सत्ता का समर्थन होने पर भी हॉब्स मूलतः व्यक्तिवादी है। व्यक्तिवाद की छाप उसके समूचे राजनीतिक दर्शन पर देखने को मिलती है। उसने लिखा है कि जिस प्रकार घेरों का उद्देश्य यात्रियों को रोकना नहीं बल्कि मार्ग देना होता है, उसी प्रकार राज्य के कानूनों का प्रयोग का उद्देश्य सभी ऐच्छिक क्रियाओं पर रोक लगाना नहीं, अपितु लोगों को असावधानी या उतावलापन से अपनी बर्बादी करने से बचाकर सही मार्ग प्रदान करना है। रास्ते में घेर हो तो इसका मतलब ये नहीं कि रास्ते को रोकना होता है, बल्कि गलत रास्ते से रोक के और सही रास्ते पे आरामदायक रास्ते बताना उन घेरों का उद्देश्य होता है। इसी प्रकार जो बैरिकेड्स लगाई है राज्य के माध्यम से हॉब्स के द्वारा, वो व्यक्ति की स्वतंत्रताओं पर अंकुश लगाना नहीं है, बल्कि जो उतावलेपन और असावधानी से कोई निर्णय ले व्यक्ति, उनसे बच के और सही रास्ते पर चले, ये उन बैरिकेड्सों का प्रमुख उद्देश्य है। अब हम करते हैं कि हॉब्स का व्यक्तिवाद की आलोचना और उसका मूल्यांकन। आप उसके व्यक्तिवाद के विरुद्ध निम्नलिखित
आलोचनाएं उल्लेखनीय हैं जो हॉब्स के व्यक्तिवाद के विरुद्ध की जाती है। आलोचकों के अनुसार हॉब्स ने अपने राजनीतिक दर्शन में जानबूझकर व्यक्तिवादी तत्वों की प्रमुखता नहीं दिया है। वह एक सर्वसत्तावादी राज्य की करना चाहता था। हॉब्स का व्यक्तिवाद आलोचकों के मध्य में उसके भौतिकवाद का परिणाम है, न कि एक राजनीतिक विषय के रूप में। व्यक्तिवाद में दिलचस्पी लेता है हॉब्स। आलोचकों के अनुसार हॉब्स का व्यक्तिवाद राज्य के व्यक्तियों के लिए लाभकारी तब होता जब वह संप्रभु को सामाजिक समझौते में सम्मिलित करके उससे कुछ शर्तें स्वीकार करा लेता। ये उसकी व्यक्तिवाद के विरुद्ध सबसे प्रमुख आलोचना है कि उन्होंने जो संप्रभु है उसको समझौते का पार्ट नहीं मान के उसको बिल्कुल स्वतंत्र कर दिया, निरंकुश कर दिया। अगर हॉब्स समझौते में का पार्ट बनाता संप्रभु को तो शायद उसका सिद्धांत और प्रासंगिक हो सकता था, लेकिन उसकी और अपनी कमियां थी। यह बात सही है कि हॉब्स ने राज्य के व्यक्तियों के लिए कुछ महत्वपूर्ण स्वतंत्रताओं का जिक्र किया है, परंतु जिस लेवियाथन अथवा संप्रभु को उसने कानून निर्माण की शक्ति दी है वह दार्शनिक प्रतिबंधों को मानने के लिए तैयार नहीं भी हो सकता। अगली जो आलोचना करते हैं कि हॉब्स का व्यक्तिवाद प्रशंसा और उल्लेख का पात्र बन जाता है, जबकि हॉब्स द्वारा मानव स्वभाव का चित्रण के सिलसिले में मनुष्य के कुछ महान गुणों का विवरण दिया गया होता, लेकिन हॉब्स ने मनुष्य को और व्यक्ति को सदैव स्वार्थी, झगड़ालू, हेमतावादी, महत्वाकांक्षी माना है। अब ये भी एक बात है कि जब व्यक्ति के प्रकृति या मानव की प्रकृति का चित्रण करते समय में व्यक्ति को अगर वो की चरित्र की कुछ बड़ाई कर देता तो शायद व्यक्तिवादी होने के पक्ष में उसके और पुट लग जाते। कुछ आलोचकों के बावजूद हॉब्स के व्यक्तिवाद के महत्व को कम नहीं किया जा सकता। उसने राज्य के व्यक्ति को संसर्ग पर ले जाने के लिए संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शासक की रचना की। उसने व्यक्तियों को कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में स्वतंत्रता और अधिकार प्रदान किया। उसका संपूर्ण राजनीतिक दर्शन व्यक्ति प्रदान हो जाता है। हम कह सकते हैं कि अपने जीवन में सदा भयभीत रहने वाले और सदैव सुरक्षा खोजते रहने वाले हॉब्स ने अपने सिद्धांत की रचना व्यक्ति के ताने बाने से ही की है। इस दृष्टि से व्यक्ति एक महानतम व्यक्तिवादी था। इस प्रकार हमने आज हॉब्स के व्यक्तिवाद के बारे में पढ़ा और जाना कि तमाम आलोचनाओं के बावजूद हॉब्स एक प्रमुख व्यक्तिवादी था। इस प्रकार आज हॉब्स जो राजनीतिक चिंतक जगत में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है उसका अध्याय खत्म होता है। हम अगले व्याख्यान के अंतर्गत जॉन लॉक के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।